बहस इसलिए हो रही है कि देवी के अनुसार उन्होंने अविवाहित रहना पसंद किया, यानी वैवाहिक जीवन उनको नहीं चाहिए, लेकिन माँ बनने की लालसा उनको है। तो फिर माँ बनने के लिए उन्होंने क्या किया? उस तरह के प्रयोग में वो शामिल हुई जो प्रयोग ऐसे दंपतियों के लिए बनाया गया जिनका किसी कारण से जो एक मेडिकल प्रॉब्लम्स जो जिसको कहा जा सकता है, उसके कारण वो दोनों या दोनों में से कोई एक बच्चा देने की स्थिति में नहीं है। यानी आप चाहती हैं कि हमको जर्मन जो नागरिक है या जर्मन जो लोग हैं उनके स्पर्म से हम अपने बच्चे को आगे संतति हम दें। तो इस तरह की जो लालसा है कि एक तो पहले तो ये इस बात की लालसा हुई कि हम माँ बने, जो स्वाभाविक चीज़ थी, लेकिन उसके बाद अब जो लालसा बढ़ी वो ये हुई कि नहीं साहब हम अविवाहित माँ बने। और फिर अविवाहित माँ भी कहाँ से बने? जर्मनी से जाके बने। यानी कहीं ना कहीं कोई इलीट या कोई इस तरह का एक जिसको कहा जाता है कि ब्लू ब्लड आप कह सकते हैं उसको, उसके स्पर्म से हम अपने बच्चे को जन्म दें। मैंने ऐसे बच्चे को भी देखा है जहाँ पिता और माता के बीच में अगर संबंध अच्छे नहीं हैं तो उस बच्चे का ग्रोथ गड़बड़ा जाता है और वो बच्चा एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में तैयार नहीं होता। मैंने ऐसे बच्चों को देखा कि वो विवाह के लिए तैयार नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसे वातावरण में जहाँ कहीं कुछ एक अभाव होता है वहाँ बच्चे का सही डेवलपमेंट नहीं होता। यहाँ तो बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है, न उसको नाना नानी मिल रहे हैं, न उसको दादा दादी मिल रहे हैं, बुआ मामा, ये सारा कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जा रहा है। तो संबंध तो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अब उस बच्चे को ये तो वो जानना चाहेगा कि मेरे पिता कौन है। ये बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है, चाहे कितना भी आप इतिहास उलट लीजिए, बच्चे ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि मैं किसका पुत्र हूँ। आप क्या बताएंगे उसको कि आप किसके पुत्र हो? और यह एक इतना बड़ा खालीपन उसके दिमाग में भर जाएगा कि उस बच्चे का कभी भी सही डेवलपमेंट नहीं होगा। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। तकनीक और बदलाव और विकास मानव प्रगतिशील जीवन की का एक पहचान है, एक पर्याय है। विज्ञान जब भी मानव के जीवन के साथ जुड़ा वैसे ही वो विकासशील होते गए, उनके जीवन का स्तर जो है वो बढ़ता गया। डायनामाइट जब बनाया अल्फ्रेड नोबल ने तो उन्होंने मानव की सभ्यता को डेवलप करने के लिए बनाया, लेकिन जब उन्होंने डायनामाइट की त्रासदी देखी तब उन्हें एहसास हुआ कि उनसे क्या गलती हो गई है। लेकिन वो इस बात को बताता है कि विज्ञान के दो पहलू होते हैं और विज्ञान को डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है फर्टिलाइजेशन की दुनिया में, जब IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें कि आपको कृत्रिम रूप से गर्भधारण या जो आपको सरोगेसी के माध्यम से जो बच्चे पैदा किए जाते हैं, इसका आविष्कार हुआ, जिसमें कि वैसे दंपति जिनको कि गर्भधारण नहीं हो पा रहा या बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी ने एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा वरदान ला करके दिया जिससे कि उनके घर में भी खुशियां आ सकें। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब ये एक सेलिब्रिटी कल्चर डेवलप होता जा रहा है। हमारे देश में तो फिर भी गिने चुने किस्से हैं, लेकिन विदेशों में तो हज़ारों संख्या है ऐसे बच्चों की, और जो संस्थान ये कार्य करते हैं वो कहते हैं कि हम जेनेटिक सिबलिंग्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। ये आने वाली सोसाइटी में कैसा बदलाव लाएगा, समाज का पहलू कैसा होगा, रिश्तों के क्या मायने होंगे, इसे विषय पर बातचीत करने के लिए हमने हमारे मेहमानों को स्टूडियो में बुलाया है। हमारे साथ हैं आज एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, और साथ में हैं वंदना विजय लक्ष्मी जो कि एक साहित्यकारा हैं और महिला विषयों पर काफ़ी साहित्य और किताबें जो हैं इनके प्रकाशन में आते रहते हैं। चूँकि ये बातें महिला सेंटर से हैं और कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, तो हम पहले वंदना विजय लक्ष्मी जी से ही शुरू करना चाहेंगे कि ये जो अभी कल्चर है, और इसमें अभी उदाहरण आया है कि सेलिब्रिटी कल्चर बनता जा रहा है कि जो भी सक्सेसफुल मेल या फीमेल्स हैं, करण जौहर, तुषार कपूर, या अभी कल की बात अगर हम देखें तो देवी जो मशहूर भोजपुरी गायिका हैं, ये अब सिंगल पेरेंट बनने का निर्णय ले रहे हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगी आप?
ये एक तरह का सांस्कृतिक संकट का समय है, बिल्कुल सांस्कृतिक संकट है। इसलिए कि विवाह रूपी संस्था का जब निर्माण किया गया तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर किया गया था। विवाह एक बहुत ही आदर्श संस्था आप इसको कह सकती हैं और मर्यादाओं से घिरी हुई एक ऐसी व्यवस्था कह सकती हैं जहाँ पर हमारे देश की संस्कृति का बीजारोपण होता है। वस्तुतः हम यह कहें कि हमारी संस्कृति इस तरह से फल फूल रही थी जो पूरे विश्व के लिए एक दिशा दिखा रही थी, लोगों को एक विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रही थी संस्कृति के क्षेत्र में। और मैं तो बराबर अपने वक्तव्यों में भी कहती हूँ, अपनी किताबों में भी मैंने लिखा है कि भारत की संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है विश्व में जो पूरे विश्व को राह दिखा सकती है और भटकते हुए युवाओं को, युवतियों को एक मार्ग दिखा सकती है। और उस देश में इस तरह का जब समाचार मिलता है तो मन बहुत आहत होता है कि हम अपनी संस्कृति के साथ हम किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। ना हम केवल अपनी संस्कृति को तोड़ रहे हैं बल्कि मर्यादाओं का ताना बाना सब कुछ बिखर रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब अपने आप एक ज्वालामुखी की तरह यह संस्कृति समाप्त हो जाएगी। तो इस संस्कृति को बचाना है, इस संस्कृति को बचाने की दिशा में हम लोग ऐसी खबरों को सुनकर बहुत चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं। एक महिला का पहलू है और महिला हमेशा से जो है वो ऐसा माना जाता है कि महिला एक परिवार के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होती है। पुरुषों की भी एक भूमिका होती है, लेकिन जब हम पुरुषों को भी देखते हैं, जैसे करण जौहर और तुषार कपूर हमारे देश के उदाहरण हैं कि ये दोनों सेलिब्रिटीज़ हैं और इन दोनों ने सिंगल पेरेंट होने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने सरोगेसी का सहारा लिया। इसके बारे में प्रतिक्रिया जानते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। देखिए, ऐसा है कि जो अभी हम लोग आज यहाँ बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं वो देवी जो लोक गायिका भी हैं और भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका हैं। बिहार के छपरा से वो आती हैं, उनके पिता प्रोफेसर रहे हुए हैं और उनके तरफ से अखबारों में जिस तरह से ये न्यूज़ फ्लैश किया गया उससे लगा कि इस मुद्दे पर वो बहस चाहती और इसीलिए फर्स्ट लुक बिहार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस बहस को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब देखिए, वो लोक गायिका है, निश्चित रूप से लोक गायिका है, इसका मतलब कि लोक संस्कृति से वो परिचित होंगी। अभी संस्कृति की चर्चा मैडम कर रही थी, तो हमारी संस्कृति में माँ का बड़ा महत्व है। यानी माँ शब्द का मतलब ये है कि जब माँ शब्द हम कहते हैं इसका मतलब कि हमारे दिमाग में सबसे पहले कोई बात अगर आती है तो वो है कि किसी बच्चे की माँ हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि औरत है तो बच्चा होना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया उसके साथ है। अब यहाँ क्यों बहस हो रही है? बहस इसलिए हो रही है कि देवी के अनुसार उन्होंने अविवाहित रहना पसंद किया, यानी वैवाहिक जीवन उनको नहीं चाहिए, लेकिन माँ बनने की लालसा उनको है। तो फिर माँ बनने के लिए उन्होंने क्या किया? उस तरह के प्रयोग में वो शामिल हुई जो प्रयोग ऐसे दंपतियों के लिए बनाया गया जिनका किसी कारण से, जो एक मेडिकल प्रॉब्लम्स जो जिसको कहा जा सकता है, उसके कारण वो दोनों या दोनों में से कोई एक बच्चा देने की स्थिति में नहीं है। उसका सहारा लेकर आप एक सोची समझी एक आपकी जो सोच बनी कि मैं अविवाहित रहूंगी लेकिन माँ बनूंगी, और उसके तहत आपने जर्मनी में जाके, और जो जर्मनी में जो स्पर्म बैंक इसके लिए निर्धारित है, अब उसकी एक अलग कहानी है कि स्पर्म बैंक कैसे उसको बनाया जाता है और उसमें बहुत सारी जो स्पर्म बैंक बनाया जाता है उसमें बहुत सारे कानून नियम बने हुए हैं। मेडिकली भी उन्हीं लोगों का लिया जाता है जो बिल्कुल फिट होते हैं, वो सब बिल्कुल एक अलग बात है, उसकी चर्चा हम यहाँ अभी करने के लिए नहीं आए हुए हैं। लेकिन आप जर्मनी में जाती हैं, यानी आप चाहती हैं कि हमको जर्मन जो नागरिक है या जर्मन जो लोग हैं उनके स्पर्म से हम अपने बच्चे को आगे संतति हम दें। तो इस तरह की जो लालसा है कि एक तो पहले तो ये इस बात की लालसा हुई कि हम माँ बने, जो स्वाभाविक चीज़ थी, लेकिन उसके बाद अब जो लालसा बढ़ी वो ये हुई कि नहीं साहब, हम अविवाहित माँ बने। और फिर अविवाहित माँ भी कहाँ से बने? जर्मनी से जाके बने। यानी कहीं ना कहीं कोई इलीट या कोई इस तरह का एक जिसको कहा जाता है कि ब्लू ब्लड आप कह सकते हैं उसको, उसके स्पर्म से हम अपने बच्चे को जन्म दें। तो निश्चित रूप से जो मैडम कह रही थी वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और ये ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो
महिला स्वतंत्रता की बात के हम लोग पक्षधर रहे हुए हैं, मैडम भी पक्षधर हैं उसकी। लैंगिक समानता हो इसके भी हम लोग पक्षधर रहे हैं और हम लोग लगातार इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि लैंगिक कोई भी भेदभाव न हो। लेकिन उस भेदभाव के आड़ में अगर इस तरह की कुसंस्कृति को आप अगर अपनाते हैं और इस तरह के ग्रीड, इसको हम एक तरह से लालच भी कहेंगे कि भाई, और वो लालच जो है सो एक पेरेंट्स के तरफ से भी आ सकता है कि भाई हमारी बेटी है और वो इतना कमाऊ है कि अब इसमें हस्बैंड शादी करने के बाद हस्बैंड और हस्बैंड के परिवार का हस्तक्षेप नहीं हो, हम ही लोग उसके संरक्षक बने रहें। तो पेरेंट्स का भी हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ कि देवी के साथ क्या बात है, ये तो उनकी बात है। हाँ, लेकिन ऐसी बात जब ये बात आगे बढ़ेगी तो बहुत जगह इस तरह की बात आ सकती है कि पेरेंट्स ये सोचना शुरू करेंगे कि हम अपनी लड़की अगर उनकी कुछ उस तरह की आगे बढ़ गई कि उसको जो है सो हाई सैलरी में चली गई या उसका कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस हुआ जिसके कारण उसके पास पैसे आना शुरू हो गए, तो फिर तो वो डिस्करेज करेंगे शादी से। और ये विवाह की संस्था जिसकी चर्चा मैडम अभी कर रही थी, जो इतनी पवित्र संस्था है, और एक इंडिविजुअल से परिवार और परिवार से समाज और समाज से फिर राष्ट्र बनता है, तो आप उसके जड़ को ही उसमें मार डालने का काम कर रहे हैं, उसको समाप्त करने का काम कर रहे हैं। तो अगर ये संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी तो निश्चित रूप से भारत ऐसा देश जिसकी अपनी एक पुरातन संस्कृति है, एक सनातन संस्कृति है, निश्चित रूप से उस पर बहुत चोट होगा। तो वापस आते हैं वंदना विजय लक्ष्मी जी आपके पास में, और जैसा कि अभी बताया कि एक त्रासद स्थिति बनेगी, और इसमें बताया कि एक सिक्योरिटी, ये जो फेमिनिज्म का एक जो सूडो फेमिनिज्म मैं कहूँगी, क्योंकि फेमिनिस्ट तो मैं और आप भी हैं, तो जो सूडो फेमिनिज्म का जो एक दौर चला है जिसमें कि पुरुषों को बिल्कुल से अदृश्य बना देने का प्रयास किया जा रहा है कि उनकी आवश्यकता ही नहीं रह गई है अब उनको जीवन में। इस तरह का मैसेज जो है वो सेलिब्रिटी कल्चर के माध्यम से इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो उससे लगता है। आप भी अपने माता पिता की 5 बहनों में से एक बेटी हैं और आपने भी अपने माता पिता की सेवा की, लेकिन आप विवाहित हैं, आप एक माँ भी हैं। उस एंगल से आप इस पूरी घटनाक्रम के ऊपर वक्तव्य। देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है घर में तो उसको एक पूरा परिवार का ताना बाना मिलता है, एक पूरी फैमिली उसको मिलती है। उसको एक पिता मिलते हैं, माँ मिलती हैं, बुआ मिलती है, मौसी मिलती है, मामा मिलते हैं, दादा दादी मिलते हैं, नाना नानी मिलते हैं। आप ऐसे बच्चे को क्या देंगी? जिस तरह से आपने बच्चा जना, इस बच्चे को आप क्या दे पाएंगी? और आप इतना जान लीजिए कि परिवार, माँ अगर प्रथम पाठशाला है तो परिवार उस पाठशाला का मतलब पूरा वातावरण है। पूरा वातावरण हमारे बच्चे को शिक्षित करता है, सुसंस्कृत करता है। और हमारा बच्चा केवल पढ़ करके सीखता है ऐसी आवश्यकता नहीं है, संबंधों से सीखता है, संबंधियों से सीखता है, माँ से सीखता है, पिता से सीखता है। बहुत ऐसी बातें होती हैं जो वातावरण से सीखता है, और उसमें जब वो पलता है, बढ़ता है, तो उसमें वो उसका एक संपूर्ण विकास होता है। कभी भी ऐसे बच्चे का विकास संपूर्ण नहीं होगा। मैंने ऐसे बच्चे को भी देखा है जहाँ पिता और माता के बीच में अगर संबंध अच्छे नहीं हैं तो उस बच्चे का ग्रोथ गड़बड़ा जाता है और वो बच्चा एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में तैयार नहीं होता। मैंने ऐसे बच्चों को देखा कि वो विवाह के लिए तैयार नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसे वातावरण में जहाँ कहीं कुछ एक अभाव होता है, वहाँ बच्चे का सही डेवलपमेंट नहीं होता। यहाँ तो बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है, न उसको नाना नानी मिल रहे हैं, न उसको दादा दादी मिल रहे हैं, बुआ मामा, ये सारा कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जा रहा है। तो संबंध तो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अब उस बच्चे को ये तो वो जानना चाहेगा कि मेरे पिता कौन है। ये बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है। चाहे कितना भी आप इतिहास उलट लीजिए, बच्चे ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि मैं किसका पुत्र हूँ। आप क्या बताएंगे उसको कि आप किसके पुत्र हो? और यह एक इतना बड़ा खालीपन उसके दिमाग में भर जाएगा कि उस बच्चे का कभी भी सही डेवलपमेंट नहीं होगा। और मैं एक यहाँ पे आपको टोक करके एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगी कि एक होता है कि सिंगल पेरेंट होना बाय चॉइस, और एक होता है परिस्थितियाँ। जैसे वॉर विडोज़ होती हैं जो हमारे सैनिक होते हैं, और अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनकी जो पत्नियाँ हैं वो अपने बच्चों को अकेले संभालती हैं। लेकिन कैसे ये दोनों परिस्थितियाँ भिन्न हैं, इसको भी आप थोड़ा समझाएं। दोनों बिल्कुल भिन्न हैं, क्योंकि वो बच्चा हमेशा जानता है कि मैं किसका पुत्र हूँ, मेरे पिता ने क्या किया देश के लिए। वहाँ और यहाँ तो बिल्कुल कोई तुलना ही नहीं है। यहाँ तो बच्चा जानेगा कि मैं किसी स्पर्म बैंक से लाया हुआ, स्पर्म से पैदा हुआ व्यक्ति हूँ। कभी भी उसमें वो संस्कार नहीं बन सकते हैं,
जो एक नागरिक में आवश्यक है बनना। माता तो जननी होती है। मैं तो यह समझती हूँ कि माता केवल माता नहीं होती है, वो पूरी एक संस्कृति की जननी होती है और संस्कृति की नींव अपने बच्चे में डालती है, संस्कारों का नींव वो डालती है। ऐसी माताएं किस तरह का संस्कार अपने बच्चे में डालेंगी, किस तरह की स्वतंत्रता का वो पक्षधर अपने को दिखाएंगी, वह बच्चा किस तरह का बनेगा। मैं तो समझती हूँ कि ये बिल्कुल संस्कृति को विनाश के कगार पर ले जाने की सोच है। और भारत जैसे देश में जहाँ माताओं की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, गर्भ में जहाँ बच्चों का निर्माण होता रहा है, प्रहलाद और अभिमन्यु को देख लीजिए। प्रहलाद का एक राक्षस का पुत्र था प्रहलाद, है, लेकिन उसकी माता को नारद ने जाकर के रख दिया विष्णु के आश्रम में, और वहाँ विष्णु मंत्र का जाप करते करते किस तरह के बच्चे को उन्होंने जना। आप किस तरह के बच्चे को जन रही हैं, आप गर्भ में उसको किस तरह का संस्कार दे रही हैं। कहीं ना कहीं आप स्वार्थ से लिप्त हैं। आपको केवल एक बच्चा चाहिए, एक पुत्र नहीं चाहिए। वह संस्कार से भरा हुआ पुत्र नहीं चाहिए जो आगे जा कर के एक संस्कृति का निर्माण करेगा। भारत को संस्कृति विहीनता की तरफ आप ले जा रही हैं, भारत की संस्कृति को विनष्ट के कगार पर आप ले जा रही हैं। आपका एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है एक संतति को जनकर भारत की संस्कृति के लिए एक और नींव डालना, एक अच्छी मजबूत नींव डालना। ये आपका प्रथम कर्तव्य है माँ होने के नाते। आप किस तरफ, किस दिशा में ले जा रही हैं इस देश को, इस देश की संस्कृति को, यह बहुत दुखद है। मैं ऐसे की बहुत बहुत निंदा करती हूँ। लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि उनका उत्तरदायित्व क्या है समाज के प्राणी होने के कारण। एक बार वापस फिर से चलते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह आपके पास, और ये आते हैं, आपने एक एथनिक क्राइसिस के बारे में बताया। जब ये जर्मन वंशावली का एक जो है वो चुनौती, ये सिर्फ जर्मन नहीं, किसी भी देश में, अगर किसी बाहर देश में जाकर के अगर आप वहाँ से इस तरह से बच्चे को कंसीव करते हैं आर्टिफिशियली, तो वो एक एथनिक क्राइसिस जनरेट करेगा। क्या होगा वो एथनिक क्राइसिस? है कि जो अभी मैडम जिस बात की चर्चा कर रही हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो निश्चित रूप से वो इसी समाज में बढ़ेगा, तो वो दूसरे बच्चों के पिता को देखेगा। जब वो स्कूल में पढ़ाई करेगा तो उसके पिता आएंगे, लेकिन यहाँ पर उसके पिता की जगह पर कौन जाएंगे? उसके नाना जाएंगे, उसकी नानी जाएंगी। तो निश्चित रूप से उस बच्चे के मन में उसी समय इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा, और हो सकता है कि वो विद्रोह की स्थिति में चला जाए कि भाई हमारी माँ ने आखिर क्यों हमको पैदा किया, ऐसे स्पर्म से जिसके कि पिता का पता ही नहीं है। क्योंकि ये जो स्पर्म बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है। आइडेंटिटी जो है, न तो उस पुरुष को पता है कि किस महिला ने उसके स्पर्म से कॉन्सीव किया, और न महिला को पता है कि किस पुरुष से को हुआ। तो इसको बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है, तो पता तो चलेगा नहीं कुछ भी। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात जो मैं बेसिक सवाल जो उठाना चाहता हूँ, ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति की बात हम अभी अगर छोड़ भी दें तो क्रिश्चियनिटी में आप जाइए, इस्लाम में जाइए, जोरास्ट्रियन में जाइए, या जो भी कोई धर्म ये है अभी जो, या पंथ जो है पूरी दुनिया में, उसमें हर जगह वैवाहिक संस्था है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म ने ऐसा कोई कहा हो नहीं साहब वैवाहिक संस्था जो है सो गलत है। हाँ ठीक है, अब वैवाहिक संस्था को चलाने का अलग अलग नॉर्म्स है। यूरोप के लोगों का कुछ अलग है, अमेरिकन का कुछ अलग है, चाइनीज़ का कुछ अलग है, हम लोगों का कुछ अलग है, वो बात अलग हो सकती है। लेकिन संस्था को मान्यता है, और संस्था को इसलिए मान्यता है कि प्रकृति जो है, वो जो प्रकृति का जो संवर्धन या प्रकृति में जो विकास का क्रम है, वो माँ पिता के सहयोग से ही अगले जनरेशन को आगे बढ़ना है। उसमें कहीं उस कॉन्सेप्ट में ये इस तरह का सिंगल मदर का जो कॉन्सेप्ट है, या सिंगल फादर का जो कॉन्सेप्ट है, फादर का भी हो गया हुआ है। सिर्फ एक ही, सिर्फ ऐसा नहीं है कि माएँ अविवाहित रहना चाहती हैं, अब फादर भी अविवाहित रह के बच्चा चाहते हैं। वो और भी ट्रेजिक है कि वहाँ पर तो बच्चे को माँ से मुलाकात ही नहीं होगी, जिस तरह का आपने अभी एग्जाम्पल दिया करण जौहर वगैरह का। तो इस तरह से करके, तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक प्रश्न है, और इस पर एक बहस होनी चाहिए। और बहस इसलिए हो गई कि वो अखबारों में आई, नहीं तो बात तो इतने बहुत लोग इस बात को जानते भी नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग एक देवी को, और देवी के जो लोग गायिका देवी हैं और उनके परिवार वाले को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उन्होंने इसको अखबारों में देकर एक मौका दिया है कि लोग इस पर बहस कर सकें, और युवा जो है, खास करके युवा लोगों के बीच में ये बातें जानी चाहिए, डिस्कशन का मुद्दा होना चाहिए। हम मैडम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो इस मुद्दे पर आई हैं। फर्स्ट लुक बिहार को आगे भी इस कार्यक्रम को चलाना चाहिए, और महिलाएं
और इस तरह की बात जो वैवाहिक संस्था को तोड़ने की बात जो चल रही है, उसके रिपरकशंस पर एक लंबी चर्चा और एक बृहद चर्चा की ज़रूरत है। और इसमें हमको लगता है कि सरकार को भी इंटरवेन करना होगा एक न एक दिन, नहीं तो पूरी जो हमारी संस्कृति है उस पर एक संकट। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए वंदना विजय लक्ष्मी मैम, हम आपके पास वापस आना चाहेंगे। और क्योंकि आपकी एक किताब है मानवी, जिसमें कि आपने महिला के मानवीय पहलुओं के बारे में आपने चर्चा की है। जब कोई भी महिला या पुरुष इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो वो कौन से मानवीय पहलू को अनदेखा कर देते हैं, इस बारे में अगर आप बताते हुए कंक्लूड करें तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारे दर्शकों को एक परिदृश्य जो है वो मिल जाएगा। मानव की परिभाषा, जैसा कि मुझे लगता है कि आप सभी जानते ही होंगे, मानव मनु से बना मानव। तो मनु ने जिस संस्कृति को विकसित किया और किस तरह से मानव के गुणों को उन्होंने बताया और विस्तार से उसकी चर्चा उन्होंने मनुस्मृति में की है, कैसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक मानव का जो स्वरूप है, मैंने मानवी में जो कुछ भी लिखने की कोशिश की है, मैंने स्त्रियों की आवाज़ बनकर लिखा है उसमें, कि बार बार स्त्री को देवी का रूप दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत मौके आते हैं जब उनको एक मानवीय होने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। जैसे वो चाहती हैं कि उन्हें कुछ ऐसी स्वतंत्रता मिले जिससे वो अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके, तो वहाँ भी किसी कुंठा के कारण, किसी परिस्थिति के कारण उन्हें रोका जाता है। तो मेरी किताबों में मुख्यतः यह चर्चा है कि मुझे देवी नहीं समझा जाए, हम महिलाओं को देवी का दर्जा न मिले, लेकिन एक मानवी का दर्जा मिले। मानवी एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, एक स्त्रीलिंग संपूर्ण व्यक्तित्व है मानवी, जिसमें वो सारे गुण हैं जो हमारे देश की संस्कृति और संस्कार को एक दूसरे से जोड़ते हैं। और मैं तो हमेशा यह कहती हूँ कि संस्कृति और संस्कार की निर्मात्री शक्ति अगर कोई है तो वो माँ है। इसलिए माँ को बहुत सोच समझ करके कोई कदम उठाना चाहिए। कोई भी माँ अगर संस्कृति का बीजारोपण करती है तो उसी ढंग की संस्कृति वर्षों वर्षों तक चलती है। तो अगर माँ ही हमारी सही नहीं रहेगी तो किस तरह की संस्कृति का निर्माण हम करेंगे। हमारा भारत देश, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का धर्म, सनातन धर्म सबसे पुराना है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे देश का धर्म दुनिया के सभी धर्मों का जन्मदाता है। हमारे देश की संस्कृति सभी धर्मों को राह दिखाने वाली संस्कृति है। अगर यह संस्कृति बचाना चाहेगी दुनिया को तो केवल भारतीय संस्कृति ही बचा सकेगी। और आप देखिए ना, अभी यूरोपियन कंट्री से बहुत सारे जोड़े यहाँ आकर शादी कर रहे हैं और उनमें यह शादी के स्थायित्व को लेकर के भी एक धारणा बनी है कि हम लोगों को एक शादी को ही अस्थायी बनाए रखना है, निभाना है। कैसे? भारत की तरह, किस तरह से हमको, और वहाँ भी बहुत सारे इसके इम्पैक्ट पड़े भारत के। लेकिन यह कैसा दुर्भाग्य है कि यूरोपीय संस्कृति या इस तरह की स्वच्छंदता की संस्कृति हमारे देश में प्रवेश कर गई है और हमारी माताएं अपने लीक से हट रही हैं, अपनी संस्कृति और संस्कार को ख़त्म कर देने पर उतारू हैं। मैं तो आग्रह करूंगी ऐसी माताओं से कि वो अभी भी चेतें। अगर भारत नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, पूरी विश्व की संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसलिए एकमात्र भारत की संस्कृति ही, भारत ही ऐसा देश है जो पूरे विश्व को बचा सकता है। नहीं तो एक ऐसे ज्वालामुखी पर हम खड़े हैं जहाँ एक मिनट में सबका नष्ट हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। इसे बचाना है, इसे हम आप सभी मिलकर बचाएं। और जैसे भी हो, अभी लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के जो चर्चाएं बहुत तेज़ हुई हैं, उस पर भी मुझे बहुत कुछ बोलने की इच्छा है। कभी मौका लगा तो मैं बोलूँगी किस तरह से, किस दौर से हम गुजर रहे हैं। बहुत बड़ा सभ्यता का संकट है, संस्कृति का संकट है, इसे बचाना होगा इन्हीं शब्दों। तो ये तमाम बातें थी और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे जो कि बदलाव के मुद्दे हैं, और इसके ऊपर घंटों चर्चा हो सकती है। पूरे की पूरे किताबें जो हैं वो कई साहित्यकारों ने और कई विद्वानों ने लिख भी दिए हैं। भारत के बारे में कई बार उदाहरण आता है, लेकिन मैं एक उदाहरण विदेश से दूंगी क्योंकि विदेश से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जब प्रिंस चार्ल्स और डायना का जब डिवोर्स हो रहा था तो क्वीन एलिजाबेथ III ने कहा था कि मैरिजेस आर मेंट टू बी लास्ट टिल डेथ। तो इसका मतलब है कि भले ही वो ब्रिटेन की, ब्रिटानिया सरकार की वो महारानी थी, लेकिन उनका भी ये कहना था जब उनके बेटे और बहू अलग हो रहे थे कि मैरिजेस टूटने के लिए नहीं बने हैं। भले ही ये प्रावधान थे लेकिन उसको उन्होंने प्रमोट नहीं किया था। संस्कृति का अपना एक महत्व है और इसके ऊपर लंबी चर्चा चल सकती है। अभी के लिए हमने आपको एक इंसाइट दिया है कि एक बार जो भी अगर इस तरह का कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो एक बार इसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ज़रूर सोचें। हमारे मेहमान जिन्होंने इसके ऊपर अपना वक्तव्य दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से और भी विषय लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।